हेलो स्टूडेंट्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में है डेटाबेस। आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि डेटाबेस है क्या, डेटाबेस की ज़रूरत क्या है, और डेटाबेस अगर हम कंप्यूटर में मैनेज करना चाहें तो हमें क्या क्या समस्याएं होंगी, कैसे हम उनको मैनेज करेंगे। सामान्यतः डेटाबेस की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर में हम लोग बात करते हैं डेटा का मैनेजमेंट। ज़रा सा आप इस बात को समझें कि मान लेते हैं कोई एक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में हम बच्चे का रोल नंबर रखते हैं, नेम रखते हैं, उसका डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, उसके फ़ी की बात करते हैं और उसके एड्रेस की बात करते हैं। ये चार इन्फॉर्मेशन अगर हम रखते हैं तो इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये चारों जो पॉइंट हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये कहीं न कहीं इसके अंदर जो रिकॉर्ड रखा जाएगा वो आपस में इंटर रिलेटेड होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े होंगे। अगर बच्चे का रोल नंबर की बात हम करें, रोल नंबर 1, नाम है अपूर्व, तो इसका मतलब है कि ये रोल नंबर और अपूर्व ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, उसके डेट ऑफ बर्थ भी उसी के साथ जुड़े होंगे। मतलब ये एक रिकॉर्ड होगा और ये सारा एक साथ जुड़ा रहेगा। अगर हम इसकी बात करें 12 फरवरी, फ़ी 600 रुपीज़, एड्रेस पटना, ये पांचों इन्फॉर्मेशन भले ही अलग अलग फॉर्मेट में हो, अलग अलग फॉर्म में हो, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अटैच्ड है, एक साथ है, आप इनको अलग नहीं कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा रोल नंबर 2 का लड़का आएगा तो उसके रिकॉर्ड एक साथ होंगे। मतलब कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हमको कुछ स्पेसिफिक जानकारी एक साथ अरेंज करके रखना होता है। अब किसी बच्चे को अगर स्कूल के रिकॉर्ड की बात करें तो स्कूल में हर बच्चे का अपना एक यूनिक रोल नंबर दिया गया है, यूनिक क्लास है, रोल नंबर है, सब्जेक्ट है, टीचर है, ये सब एक साथ लिंक्ड है। अगर फिजिकल वर्ल्ड में हम डेटा की बात करें तो हम हमेशा ये देखेंगे कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, छोटे छोटे डेटा एक साथ इंटरलिंक करके रिकॉर्ड बनाए जाते हैं और उस रिकॉर्ड के मेंटेनेंस की बात हम सोचते हैं। किसी स्कूल में कोई बच्चा अगर एडमिशन लेने आता है तो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस बच्चे का नाम क्या है, तो उसका फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है। सारे बच्चे जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनको हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक फॉर्म देते हैं, फॉर्म में भरा जाता है। सारे बच्चे आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब एग्ज़ाम देने आप जाएंगे तो एक फॉर्म भरना होगा, एडमिशन लेने जाएंगे तो एक फॉर्म भरना होगा, किसी नौकरी के लिए जाएंगे वहाँ पर फॉर्म भरना पड़ेगा। तो फॉर्म में जितना भी इन्फॉर्मेशन होगा वो एक ही पर्सन का इन्फॉर्मेशन होगा। अगर आप आधार बनवाने जाएंगे तो वहाँ भी सारा फॉर्म भरना होता है कि भाई आप अपना नाम बताइए, फादर्स नेम बताइए, एड्रेस बताइए, फ़ोन नंबर बताइए, उसका प्रूफ दीजिए। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो एक फॉर्म में भरे जाते हैं वो एक तरह से एक रिकॉर्ड हो गए, और ये सारे रिकॉर्ड एक ही पर्सन से जुड़े हुए हैं, एक ही स्टूडेंट का होगा। दूसरा स्टूडेंट आएगा तो दूसरा फॉर्म भरेगा, तीसरा स्टूडेंट आएगा तो तीसरा फॉर्म भरेगा। कोई भी स्टूडेंट कहीं भी आप जाते हैं तो एक निश्चित फॉर्मेट में, फॉर्म क्या है, एक फॉर्मेट बना हुआ है कि उस फॉर्म में अगर 10 बच्चों ने को फॉर्म भरना है तो फॉर्म का डिज़ाइन तो एक ही होता है, सबका एक जगह नाम होगा, रोल नंबर होगा, एड्रेस होगा। ये काम हम पहले ऑन पेपर करते थे और सारे पेपर को एक रजिस्टर में, फाइल में रख देते थे। तो आप उसी तरह से सोचिए कि मान लेते हैं 2021 में किसी स्कूल में 100 बच्चों ने फॉर्म भरा, तो हर बच्चे ने अपना नाम भरा, फादर्स ने भरा, अपना मम्मी का नाम भरा, एड्रेस भरा, क्लास भरा, अपना डेट ऑफ बर्थ भरा। तो वो सारा जो फॉर्म भरा गया एक बच्चे का, उस तरह से अगर 100 बच्चे आए तो 100 फॉर्म हो गया, 100 पेज का फॉर्म हो गया, और उसको एक फाइल में रिकॉर्ड करके रख दिया जाता है ताकि स्कूल में हम जब चाहें उस फाइल को खोल के देख सकते हैं कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा, कितने लोगों ने एडमिशन लिया, किनका क्या फ़ी है,
किनके मम्मी का पापा का क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, रिकॉर्ड तो उस फाइल में जमा हो गया। तो जिस तरह से किसी बच्चे का जो एक एक फॉर्म हम लेते हैं उस फॉर्म को रखते हैं रिकॉर्ड फाइल में, इसी फाइल को टेक्निकल भाषा में, कंप्यूटर की भाषा में हम बोलते हैं डेटाबेस। क्लियर हो गया? तो डेटाबेस एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक फाइल है जिसके अंदर इस तरह से फॉर्म में भरे गए सारे रिकॉर्ड, इस तरह का एक, ये जो रिकॉर्ड आप हम यहाँ दिखा रहे हैं वो समझिए कि एक फॉर्म में है। मान लेते हैं 5 ही इन्फॉर्मेशन हमने लिया, हर बच्चे के लिए 5-5 इन्फॉर्मेशन लिया, हर बच्चे को रोल नंबर दिया, उसका नाम होगा, उसका डेट ऑफ बर्थ होगा, उसका फ़ी होगा, उसका एड्रेस होगा। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन किसी एक फाइल में रखा जाएगा, उस इलेक्ट्रॉनिक फाइल को हम बोल रहे हैं डेटाबेस। बात समझ में आ गई? मतलब डेटाबेस, अब अगर डिफिनीशन की बात हो तो देखिए, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन इजीली बी एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेटेड। मतलब जैसे हार्ड कॉपी में फॉर्म के रूप में हम भरते हैं तो आसानी से उसको रखा जा सकता है, जब ज़रूरत होगा हम देख सकते हैं, उसको मैनेज भी किया जा सकता है। और बच्चों में अब कोई बच्चा आता है कि उस दिन तो हमारा डेट ऑफ बर्थ गलत लिखा गया था, गलत, उस फाइल को खोलेंगे, फाइल में चेंज कर लेंगे। अगर कोई बच्चा अपना एड्रेस बदल के चला जाता है, वो किराए के मकान में रहता था फिर दूसरे जगह चला गया था, एड्रेस उसका बदल गया, तो वो एड्रेस आगे स्कूल में बोलेगा कि सर पहले जो हमारा एड्रेस था वो बदल गया है। तो हम क्या करेंगे, उस फाइल को खोलेंगे, उसमें जो फॉर्म भरा हुआ था वहाँ पर उसको काट देंगे और फिर नया एड्रेस लिख देंगे। तो ये है मॉडिफिकेशन। तो जब रिकॉर्ड रहेगा तभी तो आप मॉडिफाई करेंगे। तो पहले क्या होता था कि अलग अलग काम के लिए स्कूल में या कॉलेज में या किसी ऑफिस में रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। ये रिकॉर्ड कुछ इसी तरह के कागज़ पर बनाए जाएंगे और ऑन पेपर जो रिकॉर्ड बनेगा उसको किसी न किसी फाइल में हम रखते जाएंगे, तो इनको हम बोल रहे हैं डेटाबेस। तो इससे फ़ायदा ये हो गया कि हम आसानी से उसको खोज सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। कोई भी एडिटिंग की ज़रूरत है, अपडेट करने की बात है तो रिकॉर्ड को अपडेट कर दिए। यही काम अगर इलेक्ट्रॉनिक हम करें तो वो होता है हमारा डेटाबेस। तो डेटाबेस इज द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, और डेटा भी आप बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा और फाइल और इंफॉर्मेशन दैट कैन easily be accessed, managed and updated। अब सवाल है कि ये काम जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बनाएंगे हम, उसमें डेटा भरेंगे, तो उसको जब रखेंगे तो रखने के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम चाहिए कि नहीं। अब सपोज मानिए कि ये हमारा रिकॉर्ड है, हमने यहाँ पर स्टूडेंट आईडी रखा है 1 2 3, इस तरह से सो ऑन बढ़ते चला जाएगा। मान लेते हैं स्कूल में 1000 बच्चे हैं तो हाँ 1000 बच्चों का होगा, हर बच्चे का नाम होगा, हर बच्चे का एड्रेस होगा, हर बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होगा, हर बच्चे के एग्ज़ाम देंगे तो उनका मार्क्स आएगा, तो उसको एंट्री करेंगे हम। तो इस काम के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो व्यवस्था है उसी को हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर में एक या उससे अधिक प्रोग्राम हो सकते हैं, और ये सारे प्रोग्राम क्या करेंगे, इसी तरह के रिकॉर्ड का मैनेजमेंट। तो इट इज़ ए प्रोग्राम दैट इनेबल वन और मोर यूजर। अब जो फाइल इलेक्ट्रॉनिक बन जाता है तो एक से अधिक लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अभी वीडियो हम एक बना रहे हैं लेकिन इसको अलग अलग लोग एक ही समय में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह है कि किसी फाइल को, डेटाबेस रिकॉर्ड को या डेटाबेस फाइल को एक या उससे अधिक यूजर उसको यूज कर सकते हैं। यूज करने में क्या कर सकते हैं, इसको क्रिएट किया जा सकता है, मैनेज एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। अब इसका मतलब ये है, आप इस तरह से समझें कि हमारे कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क है, आज इस हार्ड डिस्क में हम डेटा का रिकॉर्ड रखेंगे, यहाँ पे डेटा रखेंगे। एक यूजर, जो भी कॉमन यूजर है, वो एक DBMS के थ्रू, ये है हमारा DBMS, इसके थ्रू डेटा को एक्सेस करेगा। यहाँ पर डेटा क्रिएट भी किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है उसको, या उसको रिट्रीव किया जा सकता है। रिट्रीव मतलब रखे गए डेटा को वापस लेना। तो क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या हुआ, डेटाबेस इज द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर मीन्स
कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। आप सिंगल प्रोग्राम से भी मैनेज कर सकते हैं। अगर छोटे मोटे लेवल का डेटाबेस है तो उसमें बहुत सारे प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कई बार डेटाबेस को मैनेज करने में एक से अधिक प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो डेटाबेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डेटा को क्रिएट कर सकता है, डेटा को स्टोर कर सकता है, डेटा को अपडेट या मैनेज कर सकता है और उसको रिट्रीव कर सकता है, ज़रूरत पड़ने पर उसको एक्सेस कर सकता है। इसी काम के लिए हम जो प्रोग्राम बनाते हैं वो हमारा है डेटाबेस। सवाल है कि वाई डेटाबेस, डेटाबेस की ज़रूरत क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है हमारा कि आखिर हम इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में क्यों गए। तो सबसे पहला उस डेटा किसी भी डीबीएमएस प्रोग्राम का, सॉफ्टवेयर का काम है डेटा का स्टोरिंग। कंप्यूटर में डेटा को रखना, यहां पर क्या करेंगे, डेटा को स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने का काम कौन करेगा, यही डीबीएमएस करेगा, डेटा स्टोरिंग। अब स्वाभाविक है कि स्टोर कैसे करेंगे, तो इस फॉर्म में अगर डेटा है तो इसी फॉर्म में रखना होगा और जब ज़रूरत होगा तो इसी फॉर्म में हम वापस ले लेंगे। ऐसा तो नहीं कर सकते कि इन सारे फॉर्म जो रिकॉर्ड के रूप में रखे हुए टेबुलर स्ट्रक्चर के रूप में, टेबल को ही हटा दिया और जैसे तैसे रख दिए। एक लिंक बना हुआ है ताकि ये अगर लिंक्ड नहीं हो सारा इन्फॉर्मेशन तो ये इन्फॉर्मेशन ही गड़बड़ हो जाएगा। अगर गलती से ये स्टूडेंट नेम और इसका एड्रेस यहाँ से ले ले, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से ले ले, मार्क्स यहाँ से ले ले, तो उसका क्या मतलब, वो तो गड़बड़ सड़बड़ हो गया। तो हमको क्या करना होगा, ये पूरे रिकॉर्ड, इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से बहुत सारे हजारों रिकॉर्ड हो सकते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं फील्ड। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये जो एक नाम है स्टूडेंट आईडी एक फील्ड हुआ, ये फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3, फील्ड 4, फील्ड 5। हम चाहें तो इस तरह इसमें भी बहुत सारे फील्ड बढ़ा सकते हैं। जैसे फ़ी का रिकॉर्ड हमने ले रखा है तो फ़ी का रिकॉर्ड रख लेंगे, क्लास का रिकॉर्ड रखेंगे, सब्जेक्ट का रिकॉर्ड रखेंगे, बच्चा कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ेगा वो भी रिकॉर्ड हमको रखना पड़ेगा। जब बोर्ड एग्जाम में बच्चे जाते हैं तो अपने चॉइस से सब्जेक्ट लेते हैं, तो उस सब्जेक्ट का ही जिक्र होना चाहिए जिसमें वो बच्चा एडमिशन लिया है, जिसका वो फॉर्म भरा है, जिसका वो एग्ज़ाम में बैठेगा। ऐसा तो नहीं कर सकते कि बच्चा ने एग्जामिनेशन में भरा ही नहीं है सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम में प्रोविज़न हम कर दें, तो गड़बड़ हो जाएगी। बच्चा जो फॉर्म भरा है उसका रिकॉर्ड रखेंगे, उसी के आधार पर उसका अटेंडेंस शीट निकालेंगे, उसी के आधार पर उसका एडमिट कार्ड निकालेंगे और वही एग्ज़ाम में बच्चा बैठ सकता है। तो ये व्यवस्था करना डेटाबेस का काम है। डेटाबेस बनाने का फ़ायदा भी यही है कि जो रिकॉर्ड है एज इट इज़, उसमें कोई बदलाव ना हो, आसानी से हम जब ज़रूरत है तो उस रिकॉर्ड को निकाल सकते हैं, ताकि बाद में कोई बच्चा अगर बेसिक मैथ भरा है वो बोलेगा स्टैंडर्ड मैथ का एग्ज़ाम देंगे तो उसके लिए एडमिट कार्ड ही इशू नहीं करेंगे हम, क्योंकि आपने जो भरा है उसमें आया है। आप एग्ज़ाम में अगर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स भरेंगे तो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में बैठेंगे, बेसिक में भरेंगे तो बेसिक में बैठेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम डेटाबेस बना रहे हैं। रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा, कंप्यूटर में रहेगा, रिकॉर्ड ऑनलाइन रिकॉर्ड बना के रख लेते हैं, यही सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज में कंप्यूटर में हमने स्टोर कर लिया। डेटा की सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं बच्चों ने, इसी रिकॉर्ड को आप गौर से देखें तो बच्चा का, स्टूडेंट का मार्क्स देखिए 80 है, 90 है, 95 है। एग्ज़ाम देने के पहले यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं होगा क्योंकि बच्चा ने एग्ज़ाम नहीं दिया था, वो एग्ज़ाम दिया, मार्क्स स्कोर किया, फिर हमने मार्क्स को यहाँ पर भर दिया। अब बताइए कि जब मार्क्स भर गया तो अगले क्लास में जब बच्चा जाएगा तो हमको इसका रोल नंबर 1 करना होगा, इसका 2 करना होगा, इसका 3 करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा को सॉर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्क्स के हिसाब से। जब ही सॉर्ट करें तो पूरा रिकॉर्ड सॉर्ट होना चाहिए, केवल इसको ऊपर नीचे करने से काम नहीं चलेगा, इसको ऊपर नीचे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम इस पूरे रिकॉर्ड को ऊपर ले जाएंगे, फिर इसको ले जाएंगे, फिर इसको नीचे लाएंगे। इसमें अगर गौर से देखें तो बीच वाले में तो कुछ करना नहीं है, ऊपर वाले रिकॉर्ड को नीचे लाएंगे, नीचे वाले रिकॉर्ड को ऊपर कर देंगे तो अरेंज हो जाएगा। तो सॉर्टिंग जिस भी बेस पर हमको करना हो, हम मार्क्स के आधार पर कर सकते हैं, हम चाहें तो डेट ऑफ बर्थ पर भी कर सकते हैं कि किसका डेट ऑफ बर्थ पहले है, किसका बाद में है, किसका सबसे लास्ट में है।
और ये असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है। असेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे ये है 12 फरवरी पहले आता है साल में, फिर जून आता है, फिर सितंबर है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो 15 सितंबर पहले आएगा, फिर 24 जून आएगा, फिर 12 फरवरी आएगा। उसी तरह यहाँ भी मार्क्स का मेरिट निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे मैक्सिमम मार्क्स को ऊपर रखते हैं और मिनिमम मार्क्स को नीचे ले जाएंगे। और यही असेंडिंग ऑर्डर में होगा तो सबसे मिनिमम मार्क्स पहले होगा, मैक्सिमम मार्क्स बाद में आएगा। तो ये व्यवस्था, ये तो हम केवल 3 की बात बता रहे हैं, ऐसा तो 300 हो सकता है, 3000 बच्चे हो सकते हैं एग्जामिनेशन में, 3-3 लाख बच्चे बैठते हैं। तो उतने बच्चों को, यहाँ तो आप 3 है तो रिकॉर्ड देख रहे हैं, लेकिन जब कंप्यूटर में एंट्री होती है तो बहुत सारे बच्चे होते, 10-20 हज़ार बच्चे होंगे, तो 1000 बच्चों का रिकॉर्ड तो आंख से देख के नहीं डिटेक्ट किया जा सकता, बहुत बड़ा मुश्किल काम है। कंप्यूटर इस काम को आसानी से कर सकता है बाय द हेल्प ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये बात समझ में आ गई। डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। डेटा का समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब क्या हुआ भाई, कैसे समराइज करेंगे आप डेटा को? तो डेटा को समराइज करने का मतलब होता है कि अगर हमको ये पता करना है, मान लेते हैं आप इस बात को ऐसे समझें, समराइज करना का सबसे अच्छा एग्जांपल होगा आपका कि आप बिग बाज़ार तो जाते हैं। बिग बाज़ार एक बहुत बड़ा शॉप है, उसमें हज़ारों तरह के आइटम हैं। हर आइटम को वो कहीं न कहीं से परचेज करके लाते हैं, मार्केट से, कंपनी से। उनके दुकान में आया तो हम उनका रिकॉर्ड बना लिए, कितना सामान, कौन सा आइटम, कितने क्वांटिटी में हमने परचेज किया। मंडे के दिन हम परचेज कर लिए। अब उस आइटम को हम शो के मार्केट में रख दिए। लोग सुबह में आएंगे, लोग खरीदना शुरू करेंगे, पूरे दिन भर लोग आते रहेंगे, सामान खरीदते रहेंगे, पैसा देते रहेंगे, बाहर चले जाएंगे। जब शाम होगा तो बिग बाजार का जो मैनेजर है उसके सामने सवाल होगा कि पूरे दिन में कौन कौन से आइटम कितना बिका, वो रिकॉर्ड बताइए। तो स्वाभाविक है कोई रिकॉर्ड जब जमा किए थे तो यहाँ पर आया था, बिका था तो यहीं से निकला है। जब डेटा हमने इनिशियल में रख दिया और जब बिकते गया तो सामान निकालते गए, घटाते गए, एक आइटम बिका तो आइटम का क्वांटिटी 5 से 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। कुछ आइटम पूरी तरह से ख़त्म हो गए, कुछ आइटम पूरे दिन में एक भी नहीं बिका। तो शाम में हर दिन हमको ये रिपोर्ट देखना होगा कि कौन कौन से आइटम हमारे पास 1 2 3 4 4 अलग अलग आइटम थे। तो मान लेते हैं ये 50 बिका, ये 20 बिका, ये 10 बिका, ये 0 आइटम बिका। तो हमारे पास स्टॉक में कितना था हमको तो ये भी देखना होगा। मान लेते हैं स्टॉक में 100 सब था, तो हमको एक रिपोर्ट बनाना होगा कि देखिए यहाँ पर अब बचा 50, यहाँ पर 80, यहाँ पर 100 में 10 गया तो 90 और यहाँ 100 में 100 है, ताकि कल जब सुबह में फिर हमारा बिग बाज़ार ओपन हो तो जो आइटम ख़त्म हो गया है, बहुत कम है, एक दिन में 50 बिका, तो कल शाम में वो भी बिक जाएगा। हो सकता है वो 12 बजे तक बिक जाए, तो उसके बाद हम क्या बेचेंगे? तो उस आइटम को ऑर्डर जब प्लेस करना होगा शाम में, तो हम सारा रिकॉर्ड चाहते हैं जल्दी से। अगर ये काम आदमी को करना पड़े, पूरे दिन में लोग जाते हैं, सामान देखते हैं, इधर से उधर रख देते हैं, उधर से उधर बिखरा देते हैं, उसको अरेंज करना, मेंटेन करना, फिर काउंट करना, हर दिन काउंट करना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। बड़े बड़े दुकान में ये संभव ही नहीं है, उनके पास 10 20 50 लोग रहते हैं और वहाँ पर 200 लोगों का काम हो जाएगा अगर सब कुछ अरेंज करके रिपोर्ट बनाना हो तो। और उसमें समय भी लगेगा, पता चलेगा कि एक दिन के बिजनेस का रिकॉर्ड 2 दिन बनाने में ही लग गया, तब तीसरे दिन ऑर्डर होगा, तब तक दूसरे दिन मार्केट को बंद रखिए, या आइटम आपका नहीं बिकेगा, आपके पास रहेगा ही नहीं, तो लोग खरीदेंगे कैसे? तो इसको मैनेज करने के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जहाँ भी हो रहा है, जिस तरह जहाँ भी ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है, हर बिजनेस में ये इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि समराइज्ड फॉर्म में समरी हमको सामने मिल जाए कि पूरे दिन में हमने क्या किया, कितना सामान आया, कितना सामान बिका, क्या हमारा नेट प्रॉफिट हुआ, कितना आइटम हमको और ख़रीदना पड़ेगा बिज़नेस को सुचारू चलाने के लिए। हर दिन वो ऑर्डर प्लेस करेंगे ताकि दूसरे दिन सामान आ जाए और लोगों को हमेशा उपलब्ध हो सामान। तो अब कुछ सामान बहुत ज़्यादा बिकेगा तो उनका ज़्यादा ऑर्डर होगा, जो बिकेगा ही नहीं उसका ऑर्डर कम होगा, क्योंकि वो बिकेगा तब तो उसको फिर खरीदेंगे हम। अननेसेसरी खरीद के रखने से कोई फ़ायदा नहीं है।
तो डे टू डे लोग जो परचेज करते हैं उनका अगर हम समरी निकालें तो यही है डेटा समराइजेशन। एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में हम एक क्लिक पर आसानी से प्रोग्राम के थ्रू तुरंत निकाल लेंगे और सारा रिपोर्ट प्रिंट कर देगा कि देखिए इतना इतना सामान पूरे दिन में बिका है, ये आइटम इतना बिका, ये आइटम इतना बिका, ये आइटम इतना बिका, आपके पास रिकॉर्ड में इतना था, सुबह इतना बिक गया, इतना बच गया, ताकि आगे का डिसीजन हम आसानी से ले सकें। तो ये हो समराइजेशन। इसके बाद अगला पॉइंट है क्लासिफिकेशन, डेटा क्लासिफिकेशन। डेटा क्लासिफिकेशन का मतलब है कि डेटा को जब भी हम अरेंज करने की कोशिश करेंगे, डेटा को जब भी अरेंज करने की बात होगी तो इस बात को निश्चित रूप से आप ध्यान में रखिए कि बहुत सारे आइटम होते हैं दुकान में ही। बहुत सारे आइटम का मतलब फूड आइटम है, बर्तन वगैरह का आइटम है, उसके बाद आपको कपड़ा का आइटम है। तो बिग बाज़ार में तो सब चीज़ है उपलब्ध, किराने का अलग आइटम है, कपड़ा वगैरह का है, स्टेशनरी का है। वैसी स्थिति में हम सबसे पहले अगर ग्रुप वाइज चाहें कि नहीं हमको ये बताइए कि कपड़ा में कितना का सेल हुआ, किराने का सामान कितना का बिका, तो उनका ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन भी कैटेगरी वाइज हम डेटाबेस से बड़े आराम से कर सकते हैं। एक बार अरेंज कर दें, हम उनसे डिमांड करेंगे कि हमको इस कैटेगरी का आदमी चाहिए। जैसे अब यहाँ इसी रिकॉर्ड में देख लीजिए, मान लेते हैं अगर हम पूछना चाहते हैं, यहाँ पर हजारों डेटा है, हम पूछना चाहें डेटाबेस से कि हमको ये बताइए कि रांची के कितने बच्चे हैं, तो रांची के बच्चे में पटना का तो रिकॉर्ड की कोई बात ही नहीं है। वो सीधे इस फील्ड में एड्रेस में जाएगा, जिनके एड्रेस में रांची होगा उनको डिस्प्ले करके दिखा देगा कि ये देखिए बच्चे आपके रांची के हैं। अब उनकी काउंटिंग आप कर लीजिए, उनकी ग्रुपिंग कर लीजिए, उनका क्लासिफिकेशन कर लीजिए। उससे क्या होता है कि हमको डेटा के प्रॉपर मैनेजमेंट में सुविधा होती है। अगर क्लासिफिकेशन हम कर लिए तो बैंक में जाते हैं, बहुत सारे अकाउंट है लेकिन अलग अलग टाइप के अकाउंट है, कोई करेंट अकाउंट है, रेकरिंग अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है, सेविंग अकाउंट है। तो हर दिन बैंक अपने दिन भर के ट्रांजैक्शन के साथ साथ वो क्लासिफिकेशन भी कर लेता है कि किस तरह के कस्टमर हमारे पास सबसे ज़्यादा भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, उनको कैसे हम सर्विस देंगे। तो ये क्लासिफिकेशन से सर्विस देना आसान हो जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट ये काम आसानी से कर सकता है। इसके बाद है डेटा रिट्रीविंग। रिट्रीविंग मतलब जो डेटा हमने यहाँ रखा है उस डेटा को प्रॉपर वे में निकालना। ऐसा नहीं हो कि हम बोले कि रोल नंबर 1 का डेटा दीजिए और डेटाबेस 2 का रोल नंबर 2 का नेम दे दे, 3 का एज दे दे। हमने मांगा रोल नंबर 1 का, इसने 2 और 3 सबको मिक्स कर दिया, तो ये प्रॉपर रिट्रीविंग तो नहीं हुआ। हम जो चाहते थे वो डेटा मिला ही नहीं, उल्टा पुल्टा मिल गया, तो वो तो सब गड़बड़ कर देगा। तो डेटाबेस की जिम्मेदारी है कि एक रिकॉर्ड से संबंधित जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको आसानी से उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमने रखा है उसी फॉर्म में वो निकाल करके हमको आउटपुट दे, ताकि हम प्रोसेसिंग को आसानी से चला सकें। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डेटाबेस का। डेटाबेस एक प्रोग्राम है। डेटाबेस का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में किसी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड के रूप में स्टोर करना, और जब ज़रूरत हुई तो उनको मैनेज करना, उनकी प्रोसेसिंग करना, उनको स्टोर करना, उनको रिट्रीव करना, उनका क्लासिफिकेशन करना, उनका समराइजेशन करना, उनकी सॉर्टिंग करनी, उनकी स्टोर और रिट्रीवल, यही सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे यदि कंप्यूटर से, तो हमें चाहिए डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। और डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इस तरह से बनाया जाता है कि डेटाबेस को स्ट्रक्चर के साथ प्रॉपर वे में डेटा रखा जाए, ताकि हमको भविष्य में कभी कोई दिक्कत नहीं हो, हम आसानी से डेटा को जब चाहे जिस रूप में चाहे उसको रिट्रीव कर लें और इसमें किसी तरह का एरर ना हो, गड़बड़ी नहीं हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए डेटाबेस का हम व्यवस्था करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।